Assalamu alaikum everyone. I'm here with another video regarding the subject of English essay for CSS. आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोडेड है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ FPSC। और उन रिक्वायरमेंट्स, वो आपका एक फ्रेमवर्क है जो आपको FPSC ने दिया हुआ है। आपने उस फ्रेमवर्क में रहते हुए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस दैट वी हैव टू डू इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एसे। तो हमारी आज डिस्कशन जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग कि हमने इंग्लिश एसे को लेके कैसे चलना है, फ्रॉम वेयर डू वी हैव टू स्टार्ट, और जब हम एंड पे पहुंचे तो हम एक अच्छा इंग्लिश एसे लिखने के काबिल हो सकें। ठीक है। जो दूसरी बात हम करेंगे वो हम करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी फॉर द इंग्लिश एसे। ठीक है, उसको लिखने की क्या स्ट्रैटेजी होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं दैट वी आर अनएबल टू गैदर द आइडियाज फॉर इंग्लिश ऐसे। हम ऐसे लिखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वेन एवर देर विल बी अ वर्कशॉप, व्हाट डज दैट वर्कशॉप इंक्लूड, और उस वर्कशॉप के अंदर होगा क्या क्या, और आप अगर अपने तौर पे कर रहे हैं तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। और कुछ हम डूज और डोंट्स पे भी बात करेंगे ऐसे की कि दीज आर द डोंट्स, कि आपने ये चीजें नहीं करनी पेपर में, और कुछ चीजें ऐसी हैं दैट यू हैव टू डू। ठीक है, वो हम आगे जाके इस वीडियो के एंड तक आप लोग उन चीजों से क्लियर हो चुके होंगे कि आपने क्या करना होता है पेपर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट इट विद अ पैराग्राफ। इफ यू आर नॉट गुड एट राइटिंग अ पैराग्राफ, स्टार्ट विद अ सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके ठीक हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है ना, देन मूव टूवर्ड्स अ पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग के कुछ उसूल हैं, रैंडमली पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, तो उस पर सबसे पहले काम करें। जब आपका पैराग्राफ अच्छा हो जाता है देन यू कैन मूव टूवर्ड्स द अदर थिंग, जो कि ऐसे के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पैराग्राफ आपका एसेंशियल टूल है जो आपको हेल्प करेगा ऑल ओवर हर चीज में ऐसे के अंदर। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वर्कशॉप क्यों कहा जा रहा है इसको। वर्कशॉप ये होता है कि उसके अंदर यू हैव टू वर्क। ठीक है, अब ऐसे का ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन प्रैक्टिकल्स करने होते हैं आपने, और फिर आप उसको सीख पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऐसे का ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी से सेशन ले लें, इवन देन आपको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू राइट। तो वो क्यों होता है? बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग इट योर सेल्फ। ठीक है, तो आपने करना ये है दैट यू हैव टू वर्क। जो भी है, बेशक इट इज अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है उसको लिखें, पैराग्राफ से स्टार्ट करें, सेंटेंस से स्टार्ट करें, एंड देन मूव टूवर्ड्स मल्टीपल सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ्स। उनको लिंकेज कैसे करनी है, उनकी ट्रांजिशंस कैसे लेके आनी, फिर आप उन पे काम कर सकते हैं। तो वर्कशॉप का मतलब होता है कि आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत जरूरी है। तो उसमें होता है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो होंगी व्हेन यू विल पुट योर एफर्ट्स। दैट इज इम्पोर्टेंट। जब तक कैंडिडेट अपनी एफर्ट नहीं उसमें पुट करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ की स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, और आप भी अपने तौर पे पढ़ें तो पैराग्राफ की स्ट्रक्चरिंग को देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। फिर फैक्ट बुक को कैसे डेवलप करना है, आपने फैक्ट्स अगर कोई कलेक्ट करने हैं, उसको रिटेन रिटेन करना है, आपने पेपर में लिख के आना है, तो उसकी रिटेंशन कैसे होगी, इतने ज्यादा फैक्ट्स होते हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ द पास्ट पेपर्स। और क्योंकि पास्ट पेपर्स आपका बहुत असेंशियल टूल है फॉर एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स। और कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे मैंने फैक्ट बुक की बात की, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने सोचना कैसे है, हाउ डू यू हैव टू ब्रिंग दोज आइडियाज जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, और उनकी सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। आप हैपहैजर्ड आइडियाज वहां पे लिख देंगे, यू वोंट गेट गुड स्कोर। ठीक है, तो बात यह है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने अब उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को अपने एक सीक्वेंस के अंदर लेके आना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक सेगमेंटेशन, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि टॉपिक सिलेक्शन और टॉपिक सेगमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसे। आपने टॉपिक कौन सा सिलेक्ट किया, बिकॉज देर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन योर पेपर, 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें से यू आर सिलेक्टिंग वन टॉपिक।
उसमें हो सकता है 2 टॉपिक्स ऐसे हों जिसमें आप अच्छा लिख सकते हो, देन यू आर सिलेक्टिंग वन ऑफ दोज एंड यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट इट एंड देन यू आर सेगमेंटिंग इट। आप उसकी बाइफिकेशन करें उस तरह से जिस तरह से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों पर भी बात करते हैं, ग्रेजुअली इन चीजों को देखें। सबसे पहले आप लोगों को इन चीजों का पता होगा तो आप लोगों को समझ आएगी दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस। हाउ डू यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आउटलाइन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसे किसी भी बुक के टेबल ऑफ कंटेंट से आपको आइडिया हो जाता है इस बुक में क्या बात हो रही है, उसी तरह से आपकी आउटलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ऐसे को बताने के लिए कि आपके ऐसे में क्या बात होगी। ठीक है, इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन जो एग्जामिनर के ऊपर पड़ रहा है आपकी आउटलाइन के थ्रू। सो इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ गुड वे and according to the requirements of the examiner, according to the topic segmentation, according to the structure of that outline. ठीक है, उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत डिस्कशन की जाती है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? आप थीसिस स्टेटमेंट, कोई कह रहा है कि अगर आपने आउटलाइन में नहीं लिखनी या आप आउटलाइन में लिख भी रहे हैं, एनी वे इट इज फाइन, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, दैट इज द क्रक्स। आपके इंट्रोडक्शन के एंड पे या इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी वो एक जो आपका थीसिस स्टेटमेंट का आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड देयर। सो थीसिस स्टेटमेंट इज एन important component. You have to know how to write it so that you can write it in the essay। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या आउटलाइन लिख रहे हैं, एनी वे यू हैव टू राइट दैट। देन कमिंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, हमने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने सीख लिए, हमने पैराग्राफ राइटिंग सीख ली। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ्स के राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, सो वी हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो। उसके बाद कनेक्टर्स, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स होते हैं, जब आप ट्रांजिशन कैसे क्रिएट करें, आप कनेक्शन कैसे क्रिएट करें। आपके 2 पैराग्राफ्स हैं वो आपस में आइसोलेटेड तो नहीं नजर आ रहे, कोई एक सीक्वेंसिंग क्रिएट हो रही है, आपकी हार्मनी क्रिएटेड है आपके थ्रू आउट द इन योर रिटन एक्सप्रेशन, इज देयर अ हार्मनी दैट इज क्रिएटेड। तो ये सारी चीजों पे आपने फोकस करना है। फिर उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द कंप्लीट ऐसे प्रैक्टिस। अब ऐसे प्रैक्टिस में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे होते हैं उनका टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा होता। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे इतना टाइम लगा देंगे कि उनका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, या वो प्रॉपर्ली टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे नहीं लगाएंगे और उसके बाद अपने हैप हैजर्ड आइडियाज पेपर में लिख के आ जाएंगे। तो दोनों चीजें जो हैं वो दैट लीड्स टू योर फेलियर। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक अपना मैनेजमेंट का जो एक स्किल है वहां पे वो यूज करना है। सिर्फ ऐसे के पेपर में नहीं, हर पेपर में वहां मैनेजमेंट का स्किल यूज करना है। सो योर टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। और वो कैसे आएगी? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने आप को टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं आप अचीव कर सकते। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड देन आप मल्टीपल एवेल्युएशंस कराएं, असाइनमेंट्स जो आपको मिल रही हैं उनको आप रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट सॉल्व करें और उसको एवेल्यूएट कराएं, बिकॉज दिस कैन बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट, नॉट बाय द एफर्ट्स ऑफ द मेंटोर और एनीवन एल्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताऊंगी कि फैक्ट्स कैसे आपने कलेक्ट करने हैं। जो बुक्स होती हैं वो इतनी एक्सटेंसिव हैं, अब उनके अंदर से आपने कैसे चीज़ें कलेक्ट करनी है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। फिर वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द पेपर ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। और प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के अंदर के प्रेसी के लिखने के रूल्स हैं। दिस इज जस्ट अ कंपोनेंट इन योर इंग्लिश ऐसे वर्कशॉप, और इसके अंदर हम सिर्फ इन चीज़ों की बात करेंगे कि प्रेसी के क्या कंपोनेंट्स हैं, प्रेसी लिखने के रूल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के रूल्स हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस। पेपर प्रेजेंटेशन और मॉक टेस्ट मल्टीपल, इसके आपने एवेल्युएशंस मल्टीपल कराएं ऐसे की, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके फ्लॉज क्या हैं। अकॉर्डिंग टू माई अप्रोच आई रोट अ लॉट। मैंने पेपर से पहले मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, आई रोट अ लॉट ऑफ फुल लेंथ एसेज ऑल्सो, और मैंने बहुत मल्टीपल आउटलाइंस लिखी थी। जो मुझे टॉपिक मिलता था कहीं से भी, आई यूज टू राइट ऑन इट। चाहे वो पास्ट पेपर के टॉपिक्स हों, चाहे वो डॉन में 5 लाइंस लिखी होती हैं उनके टॉपिक्स हों, मैं उन सब पे लिखा करती थी। और आई यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली। एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम जब पेपर्स अप्रोच कर रहे थे, तो मैंने और ज्यादा प्रैक्टिस डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दी थी, पहले वीकली एंड देन डेली बेसिस। तो यही आप लोगों की भी अप्रोच होनी चाहिए कि आपने इसी तरह से इसको लेके चलना है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आप लोगों के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
ये अब जो बातें स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि किसी ना किसी को जरूर हेल्प करें। हाउ डू यू हैव टू बिगिन? ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे, उनकी क्या अप्रोच हो सकती है? अब देखिए, आप लोग कहते हैं कि हम थीम्स प्रिपेयर कर लें, तो हम पेपर में बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि ग्लोबलाइजेशन पे आप प्रिपेयर कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे प्रिपेयर कर लें, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ केस। वहां पे आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है थीम्स के बारे में, एंड देन आई हैव रिटन कि क्रैम डेटा जो है वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जब आप लोग वो देखेंगे आप लोगों को आइडिया होगा कि क्रैम डेटा पे एग्जामिनर की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको वहां पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी एंड यू हैव टू कमेंट ऑन दैट स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट एन एसे, यू हैव टू डेवलप एन एसे ऑन दैट स्टेटमेंट। तो आप लोगों के पास नॉलेज बैंक तो बहुत है, अब आपने उस नॉलेज बैंक को उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस चीज को आपने भूलना नहीं है कि वो स्टेटमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया। देन इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मैंने मतलब बताया था ऑल इंक्लूसिव, उसके अंदर सारे मल्टीपल डायमेंशन की आप बात कर रहे हो, वो मैं आप लोगों को तरीका अभी बताती हूँ कि वो ऑल इंक्लूसिव हो कैसे सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपिक जो कि है एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, ठीक है। या एक और टॉपिक है दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट हैं। अब आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने चलना है। ये मैं आप लोगों को बाय द एंड ऑफ द लेक्चर में यही बात बताऊंगी कि आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे चलना होता है। आई विल बी एड्रेसिंग बोथ दीज टॉपिक्स एंड आई विल बी टेलिंग यू कि इसके अंदर कुछ हिडन वर्ड्स हैं दैट यू हैव टू फोकस, ठीक है, वो हम उन पे बात करते हैं। फ्रेमवर्क क्या होगा आपके ऐसे राइटिंग का? नाउ यू हैव टू नोट दिस डाउन दैट सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, आपसे कौन सा रेजोनेट कर रहा है, जो आपसे रेलेवेंट है, जो आप इस पे जिस पे अच्छा लिख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको केयरफुली सेलेक्ट करें, गिव योर सेल्फ टाइम, और आपने अच्छे तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पे आप लिख सकते हैं। सिलेक्ट टू ऑफ दोज और उसमें से शॉर्टलिस्ट करें एक के ऊपर जिस पे आप अच्छा लिख सकते हैं। अब आपका टॉपिक सिलेक्शन डन हो गई है। नेक्स्ट थिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ दैट टॉपिक। ब्रेक डाउन करना, उसकी उसको सेगमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसकी सेगमेंटेशन गलत कर ली, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर ली, तो आपकी पूरे वो एंड तक इन्फ्लुएंस करेगा। जो पेपर के आपके 30 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, 9 o'clock आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो 9:15 9:30 तक का जो टाइम है ना, दैट इज वेरी क्रूशल। वो क्रूशल टाइम है आपके लिए, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप लोगों का एंड तक, जब 12 बजे तक आपने पेपर सबमिट कराना है, वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। केयरफुली उसको सिलेक्ट करें और केयरफुली उसको ब्रेक डाउन करें और इंटरप्रेट करें। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है। एंड देन वी हैव, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने कर ली उसको हमने प्रायोरिटाइज करना है, उसका ऑर्डर, उसका सीक्वेंस एक डेवलप करना है, हैप हैजर्ड नहीं रखना। तो हम सीक्वेंस उसका एक डेवलप करेंगे और फिर आएगा आपका नीड ड्राफ्ट। अब नीड ड्राफ्ट का सीक्वेंस क्या होगा? आउटलाइन होगी, उसके अंदर कोई ना कोई, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है वो होगी। देन देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन, देयर विल बी द ट्रांजिशन जो कि क्रिएट कर रहे हैं आपका मेन बॉडी होगी, उसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे, उसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एंड देन देयर विल बी अ कंक्लूजन। दिस विल बी योर होल स्ट्रैटेजी फॉर इट। कुछ टिप्स हैं, जैसे आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप जनरल नॉलेज की चीजें गैदर कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग पाक अफेयर, यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स में रोज कोई ना कोई नई डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को रोज अपडेट कर रहे हैं। देन आप एक और काम करें कि आप साथ साथ ऑप्शनल्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल्स, आपके 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इसके अंदर भी। सो उनको इग्नोर नहीं करना। उनको भी जब आपने इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना, उनको अपने माइंड में जरूर लाएं। अगर किसी का लॉ का सब्जेक्ट है, अगर किसी का ये सोशल साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट है, इवन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स राइटिंग एन एसे। आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बैकग्राउंड बिल्ड हो रहा होता है उनसे, तो उनको जरूर माइंड में रखें, उसको बस ऐसे ऐसे ही छोड़ नहीं देना। सो दैट विल हेल्प यू है। गिव टाइम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पे सही टाइम लगाएंगे तो आपका फ्रूटफुल रहेगा पूरे वो 3 घंटे का प्रोसेस। 15 मिनट्स को एटलीस्ट डेडिकेट करें अपने रफ काम के लिए। 15 मिनट्स जो है वो रफ काम, मैं ये कह रही हूँ कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, उसके बाद उसकी बाइफिकेशन, और उसके बाद आपने एक रफ आउटलाइन डेवलप करनी है अपने बैक साइड। आपकी पूरी बुकलेट है उसके एंड पे
एक रफ सी आउटलाइन डेवलप कर लें, आपको वो हेल्प करेगी इन क्रिएटिंग योर नीट आउटलाइन, इन क्रिएटिंग योर नीट ड्राफ्ट। ठीक है, तो फिर हमने एक रफ ड्राफ्ट डेवलप कर लिया। इसमें फर्स्ट पर्सन का यूजेज नहीं करना आप लोगों ने, कहीं पे आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आए करके फर्स्ट पर्सन करके नहीं बात करनी। इसके अंदर बहुत अक्सर औकात ये स्टूडेंट्स पूछते हैं इसमें मैप्स और ड्राइंग्स और डायग्राम्स हम ड्रॉ कर लें, ऐसे नहीं करना। दिस इज एन एग्जाम ऑफ योर एसे एंड यू हैव टू राइट, यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनीथिंग हियर। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने इसमें कोई, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि पर्सनल ओपिनियंस और आए करके फर्स्ट पर्सन से नहीं बात करनी, तो अपने पर्सनल बाइसेस को भी आपने साइड पे रखना है, कोई एक्सट्रीम थॉट्स नहीं आपने दिखानी। ठीक है, और आपने सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं दिखानी, प्रॉब्लम्स नहीं बतानी, उनके कुछ सोल्यूशंस भी देने हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं, टॉक अबाउट द सोल्यूशंस ऑल्सो। और कोई यूटोपियन आइडियाज नहीं, जो रियलिस्टिक हों, ग्राउंड रियलिटीज पे हों, उनकी बात करें। रैंडम बातें हम वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और चीज है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमने इसको ना बहुत ही बस डेटा 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 ऐड कर देना है, तो हमारा तो ये जो हमने इधर उधर से चीजें पढ़ी होती हैं सारे के सारे फैक्ट्स हम ऐड कर देंगे तो हमारा ऐसे पास हो जाएगा। आपने ये माइंड में रखना है, यू आर नॉट राइटिंग एज अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, आप एक फ्यूचर ऑफिसर हैं, यू आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू दैट। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप सीएसएस का पेपर दे रहे हैं और आप जर्नलिस्ट नहीं बन रहे, तो जर्नलिस्ट की तरह आपने पेपर को नहीं अटेम्प्ट करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड एसे राइटिंग, और सीएसएस एसे इज अ लिटिल डिफरेंट। आपने सीएसएस एसे की डायमेंशंस को फोकस करना है, दैट इज द टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द एसे। अब मैं आप लोगों को स्टार्ट में जो कह रही थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ तरीके हैं, आपने सोचना कैसे है, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा ऐसे। आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो ऐसे जब अटेम्प्ट कर रहे हैं वो किसी एक डायमेंशन पे फिक्स हो जाते हैं और वो उनकी थॉट प्रोसेस बाकी डायमेंशंस पे नहीं जाता। जो टॉपिक है उसको सेगमेंट करें सही तरीके से, उसको समझें कि उसमें बात क्या हो रही है, पूछा क्या जा रहा है, मैंने एड्रेस क्या करना है। अब जब आपने उसको एड्रेस करना है तो आपने उसको सही तरीके से एड्रेस करना है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव रखना है। यू कैन टॉक अबाउट द कॉजेज, द फैक्टर्स, फिर इफेक्ट्स, फिर सॉल्यूशंस। ठीक है, DAE मेथड आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट कीप दिस निमोनिक इन योर माइंड, पेपर में आपके माइंड में आएगा तो आप इसी तरह से अपनी चीजों को आगे लेके चल रहे होंगे। एक मेथड होता है उसको कहते हैं पेस्टल फॉर्मूला, ये पेस्टल मेथड। इन डायमेंशंस को माइंड में रखेंगे ना आप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, जेंडर भी रख लें माइंड में। तो जब आप ये वाली डायमेंशंस माइंड में रखेंगे ना तो आपके माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज, और एक पॉइंट से रिलेटेड शायद पांच पांच आइडियाज आ रहे हैं उसमें से, देन यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट कि इसमें से बहुत रेलिवेंट, मेरे टॉपिक से रेलिवेंट कौन सा है। देन यू हैव टू सीक्वेंस इट अकॉर्डिंगली कि मेरी, अगर मैंने एग्जामिनर्स को पढ़े तो उनको समझ आए कि मैंने एक बहुत अच्छा सीक्वेंस डेवलप किया। ठीक है, देर इज अनदर मेथड कि आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करके फैमिली, रिलेशन, प्रोफेशन, सोसाइटी, देन नेशनल लेवल, देन ग्लोबल लेवल, आप माइक्रो से स्टार्ट करें एंड देन गो टुवर्ड्स द मैक्रो लेवल। दिस कैन ऑल्सो बी अ मेथड। एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इन सब की बातें हो सकती हैं। कुछ चीजें यहाँ पे ये जो मेंशन्ड है वो यहाँ पे भी पेस्टल मेथड में मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। तो दिस इज हाउ यू थिंक। ये थिंकिंग प्रोसेस आपका सिर्फ ऐसे में नहीं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करेगा, और ऐसे का पेपर आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस, कॉजेस, कॉज इफेक्ट और रिकमेंडेशन, सजेशंस, आप इन सब की बातें कर सकते हैं, लेकिन दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन कि आपका टॉपिक क्या है। ये आपको थॉट प्रोसेस करने का एक फ्रेमवर्क मैंने दे दिया है कि आपने सोचना इस तरह से। कोई भी टॉपिक आया इस तरह से सोचने की कोशिश करें, उसमें से फिर रेलेवेंट आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करें कि मेरे टॉपिक से रेलेवेंट क्या है, जो मैंने टॉपिक को सेगमेंट किया इनटू पीसेस उसमें से रेलेवेंट क्या है। दिस इज द मेथड। यही वाली बातें जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये उसकी समरी है एक तरह से कि चूज योर टॉपिक वाइजली, देन ब्रेक इट डाउन, द टॉपिक इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट, your planning, and then how you are making the outline, that is important, and then you will write the essay. कुछ डिस्कोर्सेज होते हैं ऐसे के, उनके ऊपर भी हम इन ये दीज रिक्वायर अ लिटिल डिटेल्ड डिस्कशंस। हर एक के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस दूंगी कि इनको लिखने का क्या तरीका होता है, और ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, इट इज मेंशन्ड इन द पेपर, आपके पास पेपर्स में मेंशन है कि आपने ये वाले डिस्कोर्सेज यूज करने हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस। फिर आ जाते हैं कि ये वही वाली बातें मैंने आप लोगों को जो बता दी हैं, टाइम मैनेजमेंट फिर एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। राइट एंड रॉन्ग,
कुछ टॉपिक्स की इंटरप्रिटेशन कैंडिडेट्स रॉन्ग कर लेते हैं। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या होती है? देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब नेशन का फ्यूचर क्लासरूम ने डिसाइड करना है, इसका ये मतलब है। इसमें की कंपोनेंट्स, की वर्ड्स आप लोग जरा शॉर्टलिस्ट करें। क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब मैंने जो 3 वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, ये इसके की वर्ड्स हैं और हमने इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। कुछ लोग इसको क्लासरूम सोचते साथ ही उनके माइंड में आएगा एजुकेशन की शायद बात हो रही है, तो एजुकेशन पे वो थीम प्रिपेयर करके आए, वो एजुकेशन के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना। दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट एजुकेशन। तो बी अवेयर, आपने इसको केयरफुली देखना है कि क्लासरूम की बात हो रही है। क्लासरूम क्या होता है? क्लासरूम इंटरनल स्पेस भी हो सकती है, क्लासरूम एक्सटर्नल स्पेस भी हो सकती है। उसमें फॉर्मल लर्निंग भी हो रही होती है, इनफॉर्मल लर्निंग भी हो रही होती है। उसमें आपको मोरालिटी भी सिखाई जा रही होती है। एजुकेशन क्लासरूम के अंदर जो चीज हो रही है उसका एक पार्ट है, उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। आपको लीडरशिप रोल सिखाई जा रहे हैं, आपको सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाया जा रहा है, आपको मोरालिटी सिखाई जा रही है, फॉर्मल लर्निंग हो रही है, इनफॉर्मल लर्निंग हो रही है। आपने जो नेशन है उसकी बिल्डिंग क्या, अब नेशन के साथ रिलेशनशिप है, यू हैव टू क्रिएट दैट इन योर आउटलाइन। ठीक है, इन योर एसे, इन योर कॉम्प्रिहेंसिव एसे। सो दिस हैज टू बी केटेड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। अगर आप सिर्फ एजुकेशन को एक डायमेंशन लेके इस पे शुरू हो जाएंगे, दैट विल दैट विल नॉट बी अ बेटर अप्रोच। ठीक है, तो ये चीज को माइंड में रखें। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग फॉर यू ऑल। वो मैं ये कह रही थी कि एक टॉपिक है एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स। अब यहाँ पे और का वर्ड है, इसको जरा फोकस करें, ओ आर। दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ साइड, यू हैव टू टेक अ सिंगल साइड कि ये ब्लेसिंग है या ये कर्स है, आपने एक साइड लेनी है और उन्होंने आपको चॉइस दी है। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, एंड कॉन्स, ठीक है, आप वो दोनों चीजें पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोज बताएं, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्स बताएं, दोनों चीजें बताएं। एंड और का ये डिफरेंस है, एंड दीज आर जस्ट स्मॉल वर्ड्स, लेकिन इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ये मेरा कंक्लूडिंग नोट होगा आप सबके लिए कि वर्ड्स को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, क्लासरूम, क्लासरूम की एक छोटी सी डायमेंशन है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर अगर आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं, आप फॉर्मल लर्निंग की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, क्लासरूम वो होती है। होलिस्टिकली उसको देखें, कॉम्प्रिहेंसिवली उसको देखें टॉपिक को। इसी तरह से और एंड का डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें और इस चीज को माइंड में रखें कि आपकी टॉपिक इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर योर मेक एंड ब्रेक इज। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल। और आप लोगों ने आज कोई ना कोई ऐसी पॉइंट आप लोगों ने जरूर सीखा होगा विच विल हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ अपनी आउटलाइंस जो मैंने बहुत पहले बनाई थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, आई हैव शेयर्ड दोज हेयर, यू कैन हैव अ लुक एट दोज ऑल्सो। And that is all for today. Thank you very much.